प्रैक्टिकल लाइफ में तो मान लो तुम लोगों ने कंप्यूटर लगा दिया और तुमने काम कर लिया भाई, तुमने एब्सोल्यूट मेथड से निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया। मेरे एग्जाम में आ जाता तो फिर क्या करता मैं? एब्सोल्यूट मेथड लगाता। मान लो 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल 5 वेरिएबल आ गए, कहां तक सोल्व करूंगा? सोल्व कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए हम लोगों ने मेथड यूज किया पर यूनिट मेथड। सर ये पर यूनिट मेथड ने ऐसा क्या किया, इसके पास ऐसा क्या है कि इसने नंबर ऑफ वोल्टेज लेवल को कर दिया कम और इसने आपकी कॉम्प्लेक्सिटी को घटा दिया। इसने ऐसा क्या किया? अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं जो बोल रहा हूं उसके बारे में थोड़ा सा बताना। मैंने बोला सपोज दैट, सुनो, ये एक बॉक्स है मेरे पास, ठीक है, ओके। एक ये दूसरा बॉक्स है मेरे पास, ठीक है। एक ये तीसरा बॉक्स है मेरे पास और एक ये चौथा बॉक्स है मेरे पास। मैंने बोला मेरे पास 4 बॉक्स है। ये पहला है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। मैंने आपको एक सिंपल वर्क दिया और मैंने ये बोला आप लोगों को कि इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, ऑर्डर में आपको क्या करना है, अरेंज करना है। मतलब इसमें कौन सबसे छोटा है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है, इस ऑर्डर में आप लोगों को इसे क्या करना है, सेट करना है। तो बताओ सर मैं इसे कैसे सेट करूंगा? तो सर सबसे पहले मैं चेक करने की कोशिश करूंगा कि इसकी यहां से यहां तक ये हाइट कितनी है, ये कितना है। तो ये h देखने की कोशिश करूंगा। इसकी यहां से यहां तक देखने की कोशिश करूंगा, ये h2 देखने की कोशिश करूंगा। इसको यहां से यहां तक देखने की कोशिश करूंगा, ये h3 देखने की कोशिश करूंगा। और इसको यहां से यहां तक निकालूंगा तो ये h4 निकालने की कोशिश करूंगा। यही कोशिश करूंगा, सही है। अब एक बात बताओ जरा मेरे को, सिंपल सी बात है, ठीक है सर, ये h1 जो देखूंगा वो मैं कहां से देखूंगा और कितनी हाइट तक देखूंगा? तो बेटा यहां से तूने कैलकुलेट करना शुरू किया और यहां से फिता लगा के तूने इतनी हाइट को माप लिया, देख लिया तूने कितना ऊंचा है, ठीक है। इसको जब मेजर किया तो तूने यहां से मेजर करना शुरू किया और यहां से मेजर करके तूने यहां तक मेजर किया, करना पड़ा मेजर, ठीक है। तीसरे को मेजर किया तो यहां से मेजर किया, यहां से लेके यहां तक किया, और चौथे को किया तो यहां से लेके तूने यहां तक मेजर किया। सही बात है। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को। जैसे 2 दोस्त हैं, 2 दोस्त हैं। एक दोस्त नीचे खड़ा हुआ है गली में और एक दोस्त अपने मकान की छत के ऊपर खड़ा हुआ है और दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मैंने बोला बताओ दोनों में से कौन बड़ा है। मैंने बोला बताओ दोनों में से कौन बड़ा है। तो अब आ गई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कैसे आ गई? सर जब किसी के बड़े होने की, छोटे होने की या प्रैक्टिकल लाइफ में जब कोई भी बात बोली जाती है, जैसे मैंने बोला क्लास में 2 स्टूडेंट है, एक रोहन है एक सोहन है। मैंने बोला रोहन इंटेलिजेंट है, मैंने बोला रोहन इंटेलिजेंट है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह होगा कि रोहन जो है ना वो सोहन से इंटेलिजेंट है। मतलब मैं सोहन को रेस्पेक्ट में मान के बोल रहा हूं कि रोहन इंटेलिजेंट है। मतलब सोहन जो के बारे में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा कि सोहन जो है वो रोहन से इंटेलिजेंट कम है थोड़ा। क्लियर है? मतलब कोई भी जो बात की जाती है वो किसी के रेस्पेक्ट में की जाती है, किसी के रेस्पेक्ट में की जाती है, किसी को बेस मान के फिर बात की जाती है। मैंने बोला रोहन इंटेलिजेंट है, इसका क्या मतलब हुआ? क्या वो दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट है क्या? क्या वो कंप्यूटर से भी इंटेलिजेंट है क्या? क्या उसकी कैलकुलेशन इतनी ज्यादा हाई है क्या कि वो कंप्यूटर से भी ज्यादा कैलकुलेट कर लेगा? नहीं कर पाएगा ना बेटा, नहीं कर पाएगा ना। तो जब आपने बोला वो इंटेलिजेंट है तो मतलब आपको रेफरेंस देना पड़ेगा कि वो किससे ज्यादा इंटेलिजेंट है। समझ में आया नहीं आया? मतलब रेफरेंस का होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बोला रोहन खड़ा है नीचे, सोहन खड़ा है छत के ऊपर। मैंने बोला सोहन बड़ा है, सोहन की हाइट ज्यादा है। अब सोहन की हाइट की तुमने बात की तो 2 चीजें हैं भाई, ये एक तो खड़ा है यहां पे नीचे, एक तो ये यहां नीचे खड़ा हुआ है और एक खड़ा हुआ है ये यहां छत पे। अब मैंने बोला बताओ किसकी हाइट ज्यादा है? तो सर डिपेंड करेगा ना कि आप कहां से देख रहे हो। अगर मान लो आप यहां धरातल से देखोगे तो सर ये तो ऊंचा दिखेगा आपको, ये h है मान लो और ये स्मॉल h है। अब बताओ ये रोहन है ये सोहन है, बताओ रोहन बड़ा है कि सोहन बड़ा है? कौन बड़ा है बताओ? तो सर सोहन ऊंचा दिख रहा है, रोहन नीचा है क्योंकि सोहन छत पे है। अगर आपने यहां से कैलकुलेट किया तो सही बात है। अगर आपने यहां से कैलकुलेट किया तो ये आपको सिर्फ इतना दिखेगा और ये आपको नीचे की तरफ हाइट में इतना दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? सही बात है। मतलब सर कौन बड़ा है
कौन छोटा है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है। अगर इन सब की अगर आपको बात करनी है तो मतलब इनके लिए एक चीज का होना बहुत जरूरी है, वो चीज होती है आपकी क्या, रेफरेंस। क्या होना जरूरी है, रेफरेंस का होना जरूरी है। मान लो अगर मैं धरातल से देखूं तो मैं सर डायरेक्ट देखते ही बोल दूंगा कि ये यहां तक है, ये यहां तक है, मतलब ये बड़ा है, ये छोटा है, एक बार देखा काम बन गया। सही बात नहीं है। लेकिन अगर मैं धरातल से नहीं देख रहा हूं, मैंने बोला कि इसको तो तुम कैलकुलेट करो यहां से और इसको कैलकुलेट करो तुम यहां से और फिर बोलो हाइट के बारे में। अरे भाई कैसे बोल दूं हाइट के बारे में? अगर तुम दोनों को अलग अलग जगह रख के और फिर उनका कंपैरिजन कर रहे हो तो उसका कंपैरिजन तुम कैसे कर सकते हो भाई? उसका कंपैरिजन तुम कैसे कर सकते हो भाई? एक बात बताओ, एक नॉर्मल किसान आदमी है, एक बिजनेसमैन आदमी है, एक बिजनेसमैन आदमी है। अब बिजनेसमैन आदमी की लाइफ अलग होगी, घर पे उठेगा, डेली ऑफिस जाएगा, अपनी लाइफ जिएगा। और एक किसान की जिंदगी बेचारे की अलग होगी, वो खेतों में आपकी जोत निकालेगा, फिर आपका फसल बोएगा, फिर काटेगा, दिन भर मेहनत करेगा धूप में। सही बात है नहीं है? तुम दोनों की लाइफ का कंपेयर कैसे कर सकते हो? वो इंसान बेचारा धूप में मेहनत कर रहा है, ये इंसान जो है एसी में बैठ के अपना काम कर रहा है, तो दोनों को कैसे कंपेयर करोगे? दोनों का रेफरेंस ही अलग अलग हो गया। अगर एक किसान की लाइफ स्टाइल की बात करो, अगर बात करो कि किसान की लाइफ स्टाइल किससे बेटर है, तो दूसरे किसान के साथ उसको कंपेयर करो जो उसी की जैसी जिंदगी जी रहा है। तो फिर दोनों में कंपैरिजन देखो आपकी, कौन ज्यादा अच्छा किसान है और कौन बुरा किसान है। सही बात है नहीं है? अगर आप बिजनेसमैन की बात करो तो बिजनेसमैनों को कंपेयर करो, क्योंकि उन दोनों के आपका जो ट्रेडमार्क है, जो बेस है, वो उन दोनों का सेम है। सही बात है नहीं है? मतलब कभी भी जब कंपेयर किया जाता है और कभी भी जब एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की बात की जाती है तो हमेशा एक सेम बेस वैल्यू के ऊपर वर्क किया जाता है। उसी तरीके से अगर मान लो यहां पे 4 बॉक्स है, मैंने बोला बताओ किसकी हाइट ज्यादा है किसकी नहीं है। अगर तुमने यहां से कैलकुलेट किया, यहां से किया, यहां से किया, यहां से किया, तो यहां पे आपको एक H1 मिल जाएगा, एक H2 मिल जाएगा, एक H3 मिल जाएगा, एक H4 मिल जाएगा। ये सब आपको अलग 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 वेरिएबल दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि सर इन सबका बेस अलग अलग है। कैसे बेस अलग है? सर जब इसको आपने मेजर किया तो यहां से मेजर किया तो इसका बेस ये है, जब इसकी हाइट मेजर की तो यहां से की तो इसका बेस ये है, इसके लिए बेस ये है और इसके लिए बेस ये है। तो जब सर सबका बेस अलग अलग है तो तुम कंपेयर कैसे कर सकते हो? वो सारी चीजें तो अलग अलग हो गई, हुई कि नहीं हुई? तो इसके लिए इक्वेशन अलग की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए अलग इक्वेशन चाहिए, इसके लिए अलग इक्वेशन चाहिए, इसके लिए अलग इक्वेशन चाहिए। मतलब सर ये 4 इक्वेशन चाहिए और उन चारों को सोल्व करोगे ना तो तुम्हें आप लोगों के इनके बीच में रिलेशन आपको पता लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ये प्रॉब्लम किसकी वजह से हुई? अलग अलग बेस होने की वजह से। अगर मैं ऐसा नहीं करता और मैं क्या करता, अब सोचो, अगर मैं ऐसा नहीं करता और अगर मैं ऐसा करता कि यहां पे मान लो एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब आपके जो 4 बॉक्स थे उन 4 के 4 बॉक्स को मैंने क्या किया, सो सब अलग अलग बॉक्स पे थे, कोई कहां से रखा हुआ था, कोई कहां से था, कोई कहां से था। मैं उन 4 बॉक्सों को उठा के लेके आया और उठा के लेके आके मैंने चारों को क्या किया, एक ही बेस के ऊपर लाके रख दिया। मान लो मैंने ऐसे लाके उनको रख दिया, ये रख दिया मैंने, चारों के चारों को रख दिया। अब मैंने बोला बताओ कौन ज्यादा ऊंचा है, कौन कम ऊंचा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिर्फ एक बार एक झलक में देखना पड़ेगा। आप क्या बोलोगे? ओके चारों एक ही जगह रखे हुए हैं। अरे भाई 4 लड़के हैं, धरातल पे जमीन पे चुपचाप खड़े हुए हैं। आपने बोला बताओ बड़ा कौन है, छोटा कौन है। आप देखोगे और देखते ही हाइट का पता लग जाएगा, बोलेगा ये सबसे छोटा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। काम खत्म हो गया पूरा, क्योंकि चारों कहां थे? आपके सामने खड़े हुए थे, समतल धरातल पे खड़े हुए थे। सही बात है। लेकिन एक छत पे खड़ा हुआ है, एक नीचे खड़ा हुआ है, फिर आपसे बोला बताओ किसकी हाइट ज्यादा है? तो आप छत वालों को और इसको दोनों को कंपेयर करके कैसे देखोगे? नहीं देख पाओगे, क्योंकि दोनों का बेस अलग अलग है, दोनों अलग अलग रेफरेंस पे खड़े हुए हैं। सही बात है। तो अगर मुझे इसको कैलकुलेट करना है तो सर मैं एक झलक देखूंगा और एक झलक देखने में बता दूंगा कि मान लो इसकी हाइट H1 है, H2 है, H3 है, H4 है। मुझे डायरेक्ट दिख रहा है सर ये सबसे लंबा लग रहा है, ये उससे थोड़ा छोटा है, ये उससे और छोटा है, ये उससे और भी छोटा लग रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक बार में देख के कैसे बता दिया? सर एक बार में देख के ऐसे बता दिया क्योंकि सब सारे के सारे एक ही रेफरेंस में रखे हुए थे। ओ हो। मतलब जब वो एक रेफरेंस में नहीं थे और सब अपनी इंडिविजुअल बात कर रहे थे, सब अपने अलग अलग रेफरेंस की बात कर रहे थे, तो H1 निकालना पड़ा, H2 निकालना पड़ा, H3 निकालना पड़ा, H4 निकालना पड़ा। चारों के लिए 4 इक्वेशन थी, कैलकुलेट करूंगा, रिलेशन निकालूंगा, सर बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। लेकिन जब मैंने चारों को उठा के उनका रेफरेंस कुछ भी हो उनकी केयर ना करते हुए मैंने उनको उठा के लाके एक रेफरेंस पे रख दिया, तो अब मैं एक नजर देखूंगा और एक नजर में मेरा क्या बन जाएगा? काम बन जाएगा।
तो इसी चीज का बिहेवियर अब होगा क्या, पावर सिस्टम है। अब पावर सिस्टम में मेरा जनरेटर आ गया, मेरा स्टेप अप ट्रांसफार्मर आ गया, फिर मेरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आ गया, फिर मेरा लोड आ गया। अरे सर, जनरेटर एक इक्विपमेंट है, जनरेटर एक डिवाइस है, तो वो कितनी पावर को जनरेट कर रहा होगा तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होने वाली है, रेटिंग होने वाली है। भाई रेटिंग होती है हर इंसान की, सही बात है। तो सर उसकी रेटिंग होगी, फिर ट्रांसफार्मर आ गया तो उसकी अलग रेटिंग होगी, फिर दूसरा ट्रांसफार्मर आ गया तो उसकी अलग रेटिंग होगी, फिर लोड आ गया तो वो अलग रेटिंग पे ऊपर वर्क कर रहा है। मतलब सर जितनी भी डिवाइसें लगी हुई है सबकी अलग 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 क्या है, रेटिंग्स है, सबका अपना इंडिविजुअल अलग अलग क्या है, बिहेवियर है। मतलब वो एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि सर उन सब का बेस वैल्यू अलग 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 है, खुद की पर्सनल लाइफ है, खुद की उनकी रेटिंग है, खुद का वो इक्विपमेंट्स है। क्या जनरेटर की जो रेटिंग है वो ट्रांसफार्मर की रेटिंग से कुछ रिलेट करेगी क्या? नहीं सर, जनरेटर अलग चीज है, ट्रांसफार्मर अलग चीज है। तो ट्रांसफार्मर का वर्किंग फिनोमिना अलग है, जनरेटर का अलग है, जनरेटर की रेटिंग अलग है, ट्रांसफार्मर की अलग है। बताओ है कि नहीं है? सही है। तो मतलब सर ये कहानी कौन सी आ गई, मैंने पुराना डायग्राम बनाया था, अभी 4 बॉक्स जो बनाए थे अलग अलग हाइट पे, अलग अलग बेस के हिसाब से। प्रैक्टिकल लाइफ में आपका सिस्टम वैसा होता है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको अलग अलग इक्वेशन की जरूरत पड़ी थी। तो सर जब ट्रांसफार्मर, जनरेटर, इन सबके बेस अलग अलग होंगे, सबके रेफरेंस अलग अलग होंगे, तो सर इनके टर्मिनल्स पे आने वाले वोल्टेज को मुझे कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। और उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मेथड, जो हमारा था प्रॉब्लम वाला। उसको सोल्व हम कैसे कर सकते थे, जब 4 बॉक्स अलग अलग थे तो प्रॉब्लम दिख रही थी। कैसे सोल्व किया, सबको उठा के लेके आया और मैंने मेरे बेस पे लाके सबको बिठा दिया। एक बार में सोल्व हो गया क्योंकि सबका बेस मैंने एक कर दिया। तो सर मुझे क्या करना चाहिए, तो बेटा अगर तुझे कैलकुलेशन को बनाना है सिंपल, तो क्या करेगा, अरे जनरेटर की रेटिंग कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, ट्रांसफार्मर की रेटिंग कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, तू अपने हिसाब से कोई बेस वैल्यू मान ले। तूने अपने हिसाब से एक बेस बना दिया और सबको उठा के लाके उस बेस के ऊपर क्या कर दिया, बिठा दिया। सबको लाके उस बेस के ऊपर क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। तो अब कॉम्प्लेक्सिटी हो गई खत्म और एक इक्वेशन में तेरा काम बन जाएगा। क्लियर है नहीं है? तो इस तरह के सिस्टम को क्या कहा जाता है, पीयू सिस्टम। क्या कहा जाता है, पीयू सिस्टम। पीयू का क्या मतलब है, पीयू को बोलते हैं पर यूनिट सिस्टम। क्लियर है नहीं है? क्या बोलते हैं, पर यूनिट सिस्टम बोला जाता है। अब चले आगे, तो ये किसके बात पे कहानी हो गई, तो मतलब पर यूनिट सिस्टम का जो पूरा का पूरा बिहेवियर है वो डिपेंड करता है बेस के ऊपर। किसके ऊपर, बेस के ऊपर। मतलब एक पूरे के पूरे सिस्टम को अगर तुम्हें पर यूनिट सिस्टम में बदलना है तो सबका जो बेस होना चाहिए वो बेस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक बेस तुमने मान लिया, उस बेस के ऊपर तुमने सबको लाके बिठा दिया, तो वो आपका क्या हो गया, पर यूनिट सिस्टम हो गया। बिल्कुल क्लियर है ना? अब आप बोलोगे सर बेस क्या होना चाहिए, अरे बेस किसने माना था, बेस किसने माना था, हम लोगों ने माना था, अपने हिसाब से माना था, तो हम अपने हिसाब से बेस कुछ भी मान सकते हैं। क्लियर है? बस उस बेस के ऊपर सबको लाके बिठाना है, वो आपका क्या हो जाएगा, पर यूनिट सिस्टम हो जाएगा। कि वी कन्वर्ट द ऑल द पैरामेट्रिक वैल्यू ऑन ए सिंगल बेस। एक बेस पे लाके मुझे सबको क्या कर देना है, बिठा देना है। तो ड्यू टू द सेम बेस ओनली ए सिंगल इक्वेशन इज रिक्वायर्ड। अगर सबका बेस सेम हो गया तो एक ही इक्वेशन से, एक ही झलक से मेरा पूरा का पूरा काम हो जाएगा और मैं देख लूंगा कौन बड़ा है, कौन छोटा है, किसका वोल्टेज लेवल कितना मिल रहा है। तो एक सिंगल इक्वेशन इज रिक्वायर्ड टू एनालाइज द सिस्टम। पूरे के पूरे सिस्टम को एक इक्वेशन से एनालाइज कर सकता हूं। क्लियर है नहीं है? तो पर यूनिट वैल्यू होती क्या है, तो सर पर यूनिट वैल्यू जो होती है ये होती है आपकी एक्चुअल वैल्यू ऑफ द पैरामीटर डिवाइड बाय द बेस वैल्यू ऑफ द पैरामीटर। कि भाई उसकी एक्चुअल में कितनी वैल्यू दे रखी थी और आप लोगों ने उसको कितने बेस पे लाके बिठा दिया, तो ये आपकी क्या होती है, पर यूनिट वैल्यू होती है। क्लियर है नहीं है? ओके, तो इसको समझने से पहले यहीं पे देख लो आप सारी बातें। ओके, तो सर हम बात करने वाले पीयू सिस्टम का मतलब समझ में आ गया क्यों पढ़ रहे हैं। अब पीयू सिस्टम की कुछ बातें बता देता हूं मैं, ध्यान से सुनो। ओके, तो सर सबके पहले पीयू वैल्यू, मतलब सर मुझे क्या करना है, सर मेरा ट्रांसफार्मर है, जनरेटर है, सारा सिस्टम है, सबको मुझे लाके एक बेस पे लाके बिठाना है। ठीक है, तो सर पीयू वैल्यू होती क्या है, तो बेटा ये पीयू वैल्यू होती है, ये होती है तेरी एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाई बेस वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाई बेस वैल्यू, कि किसी भी टाइप की एक्चुअल में क्या वैल्यू है और बेस में क्या वैल्यू है।
ठीक है। अगर तुम्हें वोल्टेज की पीयू वैल्यू देखनी है तो भाई जनरेटर ने जैसे वोल्टेज डेवलप किया तो भाई उस जनरेटर एक्चुअल में कितना वोल्टेज डेवलप कर रहा है और तुमने कितना बेस मान रखा है, डिवाइड कर दो, तुम्हारा पीयू आ जाएगा। करंट की पीयू वैल्यू निकालनी है कि एक्चुअल में करंट कितनी फ्लो हो रही है और तुमने कितनी बेस मान रखी है, करंट की पीयू हो जाएगी। पावर की निकालनी है तो एक्चुअल में पावर कितनी है और तुमने कितनी बेस मान रखी है, पावर हो जाएगा। इंपेडेंस या रेजिस्टेंस की पीयू वैल्यू निकालनी है तो एक्चुअल में रेजिस्टेंस कितना है और तुमने कितना मान रखा है, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो सर क्या ये इतना सिंपल होता है? देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है छोटा सा, समझ में आ जाएगा। मान लो एक रेजिस्टेंस है, कोई रेजिस्टेंस है और मान लो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम। कुछ भी ले सकते हो आप अपने हिसाब से। मान लो एक रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम। ये एक्चुअल में वैल्यू है भाई, ठीक है। एक्चुअल में कितनी वैल्यू है, 2 ओम है। सर मुझे इसको पीयू वैल्यू में कन्वर्ट करना है। बेटा अगर पीयू वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो पीयू वैल्यू तो होती है एक्चुअल डिवाइड बाई बेस, ठीक है। तो सर पीयू वैल्यू अगर निकालनी है तो बेस वैल्यू माननी पड़ेगी। मैं अपने हिसाब से मान सकता हूं, मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो मान लो मैंने इस रेजिस्टेंस की बेस वैल्यू मैंने मान ली, सपोज दैट मैंने मान ली 1 ओम। कितनी मान ली मैंने, 1 ओम, ठीक है। तो सर इसकी पीयू वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो बेटा इसकी पीयू वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 2 है, बेस वैल्यू कितनी है, 1 है, तो पीयू वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। सही बात नहीं है? ओके। रेजिस्टेंस 2 ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस था तो ओम उसकी यूनिट आई। बेस वैल्यू भी रेजिस्टेंस की मानी तो ओम उसकी यूनिट आई। ऊपर क्या हुआ, 2 ओम डिवाइड बाई 1 ओम। ओम से ओम गया, मतलब यहां पे जो 2 आया है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्या यहां पे यूनिट है के साथ में? नहीं है। तो पहली चीज तो आप लोगों को क्या पता लगी, पहली चीज तो क्या पता लगी कि पर यूनिट जो वैल्यू होती है वो वैल्यू कैसी होती है, यूनिटलेस होती है। कैसी होती है, यूनिटलेस होती है, मतलब इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। सर किसी ने फिक्स कर रखा था क्या कि बेस वैल्यू मुझे 1 ओम लेनी है? अरे नहीं बेटा, तेरे ऊपर डिपेंडेंट है। तेरा जितना मन हो उतना बेस वैल्यू मान ले, ठीक है। सर मेरा मन नहीं कर रहा 1 ओम मानने का, मैं तो कुछ और मानूंगा, ठीक है। तो कुछ और मान ले। मैंने तो सर 2 ओम ही मान लिया बेस वैल्यू को भी, ठीक है, मान लिया तो अच्छी बात है। तो पीयू वैल्यू कितनी होगी? तो सर अगर मैं पीयू वैल्यू की अगर मैं बात करूंगा तो सर एक्चुअल वैल्यू भी मेरी है 2 ओम, बेस वैल्यू भी है मेरी 2 ओम, मतलब सर ये मुझे मिल जाएगा 1। बिल्कुल करेक्ट है, 1 मिल जाएगा। क्या सर मैं और भी मान सकता हूं क्या? बिल्कुल मान सकता है। अरे सर अगर मान लो मैंने बेस वैल्यू मैंने मान ली होती कितनी, मान लो मैंने 4 ओम मान ली होती, ठीक है। तो सर अगर मैं पीयू वैल्यू निकालता तो सर मेरी एक्चुअल वैल्यू है 2 ओम, बेस वैल्यू है सर मेरी 4 ओम। और अगर सर मैं इन दोनों को कैलकुलेट करूंगा तो मुझे मिलेगा सर 1/2। क्या मिलेगा? 1/2। मतलब आप लोगों ने अलग अलग बेस माना, उससे आप लोगों को अलग अलग वैल्यू मिली। यहां से आपको क्या समझ में आया? सर पीयू वैल्यू जो है यहां पे मिली 2, यहां पे मिली 1, यहां पे मिली 1/2। मतलब पीयू वैल्यू जो हो सकती है वो 1 से बड़ी भी हो सकती है, 1 से छोटी भी हो सकती है, लेकिन हमेशा कैसी वैल्यू रहेगी? पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, क्योंकि भाई रेजिस्टेंस पॉजिटिव है एक्चुअल में, तो बेस वैल्यू भी आप पॉजिटिव ही मानोगे। सही बात है कि नहीं है? तो आपका दूसरी इसकी खास बात क्या हो गई? सर दूसरी ये खास बात हो गई कि कोई भी जो पीयू वैल्यू होती है ना, ये पीयू वैल्यू क्या होती है? तो सर ये पीयू वैल्यू एक पॉजिटिव नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है? पॉजिटिव नंबर होता है, जो कहां से कहां तक हो सकता है? तो सर पीयू वैल्यू की जो रेंज होती है वो पीयू वैल्यू की रेंज 0 से लेके कहां तक होती है? इंफिनिटी तक होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पीयू वैल्यू की रेंज कहां से कहां तक होती है। इसका एक रीजन है, पता है क्या रीजन है? कि अधिकतर क्या होता है भाई, बेस वैल्यू मैं अपने हिसाब से कुछ भी मान सकता हूं, ठीक है, लेकिन अधिकतर जो आप बुक्स वगैरह पढ़ते हो तो उनमें पता है क्या होता है कि अधिकतर कोई भी जो इक्विपमेंट्स है, जैसे मान लो जनरेटर है, तो जनरेटर की रेटिंग को ही वो क्या मान लेते हैं? बेस वैल्यू मान लेते हैं। अब भाई रेटिंग क्या है? भाई जैसे मैंने बोला एक 500 MVA का या 500 MVA का एक क्या है, जनरेटर है, तो वो उसकी रेटिंग हो गई। इसका क्या मतलब हुआ कि वो मैक्सिमम 500 MVA की पावर तक को जनरेट कर सकता है। अब मान लो किसी टाइम पे वो 400 MVA की पावर को जनरेट कर रहा है। अब आपने मान लो अगर उसी 500 को अगर मान लो बेस मान लिया, अगर उसकी रेटिंग को ही आपने बेस मान लिया, तो कभी भी जो पावर जनरेट करेगा क्या वो 500 से ज्यादा कर सकता है क्या? नहीं सर, क्योंकि वो तो रेटिंग है और उसी को तुमने बेस मान लिया। और जब तुम पीयू वैल्यू निकालोगे तो तुम करोगे एक्चुअल डिवाइड बाय बेस। अब मान लो किसी टाइम पे वो 400 MVA डेवलप कर रहा था, तो 400 डिवाइड बाय 500 करोगे तो वैल्यू तो 1 से छोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सही बात है। तो जब किसी डिवाइस की अगर तुम रेटिंग को ही बेस वैल्यू मान लोगे तो उसकी पीयू वैल्यू तो 1 से छोटी आनी है। सही बात है। लेकिन किसी ने कहा था क्या तुमसे कि उसकी रेटिंग को बेस वैल्यू मानो? नहीं सर,
हमारे ऊपर डिपेंड होता है। मेरा मन हुआ तो मैं उसकी रेटिंग को मानूंगा, मेरा मन हुआ तो मैं कुछ और मानूंगा। सही बात है कि नहीं है? तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। अधिकतर इसलिए आपको किताबों में पीयू वैल्यू 0 से 1 के बीच में दिखती है, लेकिन एक्चुअल में पीयू वैल्यू कहां से कहां तक होती है? तो पीयू वैल्यू आपकी 0 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया, यहां पे 2 मिल रहा है, यहां पे 1 मिल रहा है, यहां पे 1/2 मिल रहा है। तो ये हो गई आपकी पीयू वैल्यू। अब एक बात बताओ सर, बेस वैल्यू मैंने अपने हिसाब से मान ली, सबको मैंने लाके एक बेस पे रख दिया, तो मेरी कैलकुलेशन हो गई इजी। एक इक्वेशन से मेरा काम बन गया और मैंने पूरे के पूरे सिस्टम को कैलकुलेट कर दिया, कैलकुलेशन मेरी इजी हो गई। तो सर क्या जो मेरा आंसर आया फाइनल में, जो पीयू में जो मेरा आंसर आया, क्या सर वही मेरा आंसर होता है क्या? नहीं बेटा, वो तेरा आंसर कैसे हो सकता है? क्यों सर? क्योंकि तूने पीयू वैल्यू जो कैलकुलेट की थी वो तूने बेस वैल्यू मान के की थी, और वो बेस वैल्यू आपने अपने अकॉर्डिंग डिसाइड किया था। भाई कुछ भी मान सकते थे ना, तो आपने अपने अकॉर्डिंग डिसाइड किया था, तो आंसर तो तेरा एक्चुअल में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। तो सर अगर मान लो कि मैंने बेस वैल्यू कुछ भी मानी, उससे मैंने पीयू वैल्यू निकाल दी, तो जब मैं वापस से बात करूंगा कि आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, तो सर एक्चुअल वैल्यू जो होती है ना, वो तो आपकी पीयू वैल्यू मल्टीप्लाई विद बेस वैल्यू होती है। बताओ होती है कि नहीं होती है? सही है। तो मतलब सर अगर मैं पीयू वैल्यू की बात करूं तो वो 2 है, बेस मैंने यहां पे 1 माना था, तो एक्चुअल वैल्यू मुझे वापस से कितना मिल जाएगा? 2 ओम मिल जाएगा। बता मिला कि नहीं मिला? सही बात है। सर अगर मैं यहां पे बात करूं कि यहां पे मेरा एक्चुअल कितना होगा, तो बताओ बेटा ये चेंज होगा क्या? नहीं सर, पीयू मल्टीप्लाई विद बेस मतलब 1/2 करोगे, वापस से तुम्हें कितना मिल जाएगा? 2 ही मिल जाएगा। अरे मिलना ही है सर, सीधी सी बात है। मतलब यहां से आपको एक बात और समझनी है, ये आर ऑफ एक्चुअल है, पीयू वैल्यू 1/2, बेस वैल्यू 4, तो वापस से कितना मिल गया? 2 ओम मिल गया। तो यहां से आपको एक बात और समझनी है। क्या समझनी है? कि जो पीयू वैल्यू होती है ना, वो बेस के ऊपर डिपेंड करती है। अलग अलग बेस के लिए पीयू वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन वो एक्चुअल वैल्यू को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती है। जब तुम एक पीयू सिस्टम की बात करते हो तो तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू अफेक्टेड नहीं होती है। तुम पूरे के पूरे सिस्टम को कैलकुलेट कर लो, और जो आंसर मिले पीयू वैल्यू में, जब उसे तुम वापस मल्टीप्लाई करोगे बेस वैल्यू से, तो तुम्हारा एक्चुअल में जो आंसर आएगा वो आंसर तुम्हें मिल जाएगा। तो यहां से 2 चीजें ध्यान में रखोगे। क्या? पीयू वैल्यू ओनली एंड ओनली बेस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर है नहीं है? और पीयू वैल्यू चेंज होने से, पीयू वैल्यू मान लो यहां पे 2 थी, यहां पे 1 थी, यहां पे 1/2 थी। क्लियर है नहीं है? पीयू वैल्यू चेंज होने से या बेस वैल्यू चेंज होने से हमारी एक्चुअल वैल्यू के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअल वैल्यू आपकी हमेशा सेम ही रहती है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आई कि नहीं आई बात? बिल्कुल सही बात है। तो आपकी पीयू वैल्यू बेस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। बेस वैल्यू चेंज होगा तो पीयू वैल्यू चेंज होगी, लेकिन एक्चुअल वैल्यू के ऊपर अलग अलग बेस वैल्यू या अलग अलग पीयू वैल्यू का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। पीयू वैल्यू एक यूनिटलेस होती है। पीयू वैल्यू की जो रेंज होती है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होती है, और पीयू वैल्यू जो होता है वो एक पॉजिटिव नंबर होता है। तो पर यूनिट वैल्यू जो होती है डज नॉट हैव एनी यूनिट, यूनिटलेस होती है। ठीक है। एक्चुअल वैल्यू क्या होती है आपकी? एक्चुअल वैल्यू जो एक्चुअल में होती है, जिसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी हम बोल सकते हैं, और बेस वैल्यू हमारा रेफरेंस वैल्यू भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। आगे चलो एग्जांपल। ओके, मान लो एक्चुअल वैल्यू 10 है, बेस वैल्यू 10 है, तो पीयू वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी। अब अगर एक्चुअल वैल्यू निकालोगे तो बेस वैल्यू को वापस से पीयू वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से 10 मिल जाएगा। क्लियर है? तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अभी 2 ओम वाला एग्जांपल लिया था मैंने। तो यहां से और क्या मिला आपको कि बेस वैल्यू कैन बी अज्यूम्ड एनी पॉजिटिव नंबर। बेस वैल्यू आपका एक कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, और बेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आपकी पीयू वैल्यू मिलेगी, लेकिन वो एक्चुअल वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होगी। ओके, बट ए सिस्टम कैन हैव ओनली ए सिंगल बेस वैल्यू। लेकिन अगर आप एक पूरे के पूरे सिस्टम को एक ही इक्वेशन से सोल्व करना चाहते हो, तो पूरे के पूरे सिस्टम को एक ही रेफरेंस पे या एक ही बेस वैल्यू पे लाके रखना पड़ेगा। मतलब एक ही बेस वैल्यू पे आप पूरे के पूरे सिस्टम को क्या कर देते हो? लाके बिठा देते हो। क्लियर है कि नहीं है? आगे चले, सुनो जरा ध्यान से, देखो। तो पीयू वैल्यू क्या होती है? सर एक्चुअल डिवाइड बाय बेस। तो रेफरेंस, अगर आप एक रिएक्टेंस की पीयू वैल्यू निकालोगे तो रिएक्टेंस क्या होता है या इंपीडेंस क्या होता है? वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। तो अगर रिएक्टेंस की बात करोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका? वोल्टेज डिवाइड बाय करंट हो जाएगा। ओके, अब ध्यान से समझना, ठीक है? ओके, देखो, मान लो आपके पास एक जनरेटर है। जनरेटर में स्टेटर होता है, रोटर होता है, उनके ऊपर होती है वाइंडिंग्स। ठीक है, उसने एक इलेक्ट्रिक वोल्टेज या ईएमएफ को किया इंड्यूस, वो पावर को करेगा सप्लाई, तो उसमें होगी करंट, और करंट होगी तो वोल्टेज मल्टीप्लाई विद करंट मिलोगे तो आपको मिल जाएगी पावर।
उसमें जो वाइंडिंग्स होगी उन वाइंडिंग का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस या इंपीडेंस वो भी होने वाला है। ठीक है, मतलब सर प्रैक्टिकल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास, अगर मैं किसी भी डिवाइस की बात करूं, जैसे अगर मान लो आप ट्रांसफार्मर की भी बात करोगे तो उसके पास भी वोल्टेज होता है, उसमें भी करंट होती है, उसकी भी रेटिंग होती है पावर की 100 MVA 200 MVA, और उसमें भी वाइंडिंग्स होती है, और उन वाइंडिंग्स का भी रिएक्टेंस होने वाला है या इंपेडेंस होने वाला है, बोल सकते हो आप। मतलब सर अगर कोई सी भी डिवाइस हुई ना, तो एक डिवाइस के बारे में अगर मुझे जानना है तो उसके बारे में मुझे कम से कम नहीं ना तो 4 पैरामीटर्स को जानना पड़ेगा। वो 4 पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, ध्यान से सुनो। तो सर वो 4 पैरामीटर हो गए, मेरा एक वोल्टेज हो गया, एक मेरा करंट हो गया सर, एक मेरी पावर हो गई, और एक मेरा इंपीडेंस हो गया। क्लियर है? इंपीडेंस या रिएक्टेंस, भाई जेड इक्वल टू क्या होता है, जैसे आर प्लस जे एक्स होता है ना। अब प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे क्या है, ट्रांसफार्मर है, हमारे पास जनरेटर है। क्लियर है? तो ट्रांसफार्मर जनरेटर वगैरह में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है, तो वहां रिएक्टेंस काफी ज्यादा हाई होता है रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में। तो अगर आप तो जेड अप्रोक्सीमेटली एक्स भी बोलेगा तो भी चलेगा, मतलब अगर तुम रिएक्टेंस के लिए निकाल लो या इंपीडेंस के लिए निकाल लो, एक ही बात है। ओके ओके, तो अभी हम रिएक्टेंस की बात नहीं करते हैं, अभी हम जनरलाइज समझते हैं। वोल्टेज होता है, करंट होता है, पावर होता है, इंपीडेंस होता है या रिएक्टेंस होता है। क्लियर है? नहीं है सर? 4 पैरामीटर है। अब जैसे सपोज देख मेरे पास एक जनरेटर है, एक ट्रांसफार्मर है, पूरा का पूरा पावर सिस्टम है। अब मुझे उसे करना है कन्वर्ट किसमें, पीयू वैल्यू में। अब सर पीयू वैल्यू तो एक्चुअल डिवाइड बाय बेस होती है, तो मेरे पास वोल्टेज की भी एक्चुअल वैल्यू होगी, करंट की भी होगी, पावर की भी होगी, इंपीडेंस की भी होगी। तो जब मैं इनको पीयू में कन्वर्ट करेगा तो हर एक पैरामीटर को मुझे पीयू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब वोल्टेज को भी करूंगा, करंट, पावर, इंपीडेंस सबको करूंगा। सही बात है? नहीं है? ओके, तो अब प्रॉब्लम ये हुई कि सर जब मैं पीयू वैल्यू में कन्वर्ट करता हूं तो बेस वैल्यू को मैं खुद मानता हूं, बेस वैल्यू को मैं खुद मानता हूं, तो बेस वैल्यू मुझे खुद को माननी है। अब अगर मान लो मुझे वोल्टेज की पीयू वैल्यू निकालनी है तो मुझे वोल्टेज की बेस वैल्यू पता होनी चाहिए। भाई एक्चुअल तो पता होगी ही सही, बेस वैल्यू आपको खुद माननी है, तो मैं वोल्टेज की बेस वैल्यू मानूंगा, करंट की मानूंगा, पावर की मानूंगा, इंपेडेंस की मानूंगा। क्या सर इन चारों की बेस वैल्यू को मैं खुद डिसाइड करता हूं क्या? क्या सर इन चारों की बेस वैल्यू मैं खुद मानता हूं क्या? तो नहीं बेटा। तो सर मैं कौन कौन सी बेस वैल्यू को मानता हूं और मैं किस तरीके से कैलकुलेट करता हूं, तो ये क्वेश्चन मेरे माइंड में डेवलप होता है। अब जरा ध्यान से समझना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई चीज है। ठीक है, आप लोगों ने घर में आपका बल्ब वगैरह देखा होगा, है? तो बल्ब के ऊपर लिखा हुआ होता है, बल्ब के ऊपर ऐसे राउंड में करके ऐसे लिखा हुआ देखा होगा आप लोगों ने, कि जैसे उसके ऊपर लिखा हुआ है 220 वोल्ट और 100 वोल्ट। हम नहीं बोलते 100 वाट का बल्ब है, तो ऐसे उसके ऊपर क्या होता है, लिखा हुआ होता है। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि अगर तुम उस बल्ब को 220 वोल्ट पे यूज में लोगे तो वो आपके 100 वोल्ट की एनर्जी का क्या करेगा, कंजप्शन करेगा। तो सर ऐसा क्यों है? उसने करंट की बात क्यों नहीं की, उसने इंपीडेंस की बात क्यों नहीं की, उसने वोल्टेज और सिर्फ पावर की बात क्यों की है? तो बेटा क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में पहली बात तो यह है कि हमारे जितने भी जो लोड लगे हुए होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं इस तरीके से पैरेलल में। कैसे लगे हुए होते हैं? पैरेलल में लगे हुए होते हैं। तो हमें यह पता हुआ होता है कि अगर मैं कोई भी लोड लगाऊंगा तो वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे कनेक्ट होने वाला है, क्योंकि घर के सारे कनेक्शन हमारे कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। भाई जैसे टीवी है, पंखा है, बल्ब है, कुछ भी हो, सबके सब कैसे लगे, पैरेलल पे लगे हुए हैं। तो सबके ऊपर जो वोल्टेज होता है ना, ये वोल्टेज जो होता है ये हमेशा कैसा होता है, फिक्स होता है इन सबके ऊपर, है ना। अब मान लो ये टीवी है, तो टीवी का इंपीडेंस है मान लो Z1, ये रेडियो है इसका इंपीडेंस है Z2, ये फ्रिज है मान लो इसका इंपीडेंस है Z3। अब सबका इंपीडेंस अलग अलग होगा तो इनमें करंट अलग अलग हो सकती है, इनमें करंट अलग हो सकती है, I1 I2 I3 अलग अलग करंट हो सकती है, लेकिन सबके ऊपर वोल्टेज कैसा रहता है, फिक्स होता है। मतलब पहली बात तो कोई सी भी आपकी डिवाइस हो, चाहे वो टीवी हो, पंखा हो, कूलर हो, कोई बल्ब हो, कुछ भी हो, उसकी अगर आपको रेटिंग को दिखाना है, अगर उसके बिहेवियर को अगर आपको दिखाना है, तो पहली चीज हम उसके ऊपर जो दिखाते हैं वो दिखाते हैं वोल्टेज। क्या दिखाते हैं? वोल्टेज, कि इस बल्ब को या इस जनरेटर को मैं या बल्ब को या टीवी को मैं कितने वोल्टेज पे यूज में लूंगा। तो एक तो उसकी क्वांटिटी हो जाती है वोल्टेज। दूसरी चीज, जब मैं उसे उतने वोल्टेज पे लगाऊंगा तो ये यहां से करंट को लेगा और पावर का क्या करेगा, डिसिपिएट करेगा। तो ये कितनी पावर की इसे रिक्वायरमेंट है चलाने के लिए, क्योंकि उतनी पावर से आपका क्या आता है, बिल आता है, उतना ही आपका बिल आएगा। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। तो ये कितने वोल्टेज पे लगाने पे कितनी पावर को कंज्यूम करता है, ये चीज आप लोगों के हर एक डिवाइस पे रिप्रेजेंट की जाती है। दोनों का रीजन आपको समझ में आ गया होगा। दोनों का रीजन ये है, वोल्टेज डिसाइड इसलिए करते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में कनेक्शन पैरेलल होता है, और दूसरा कि उस वोल्टेज पे वो कितनी पावर को कंज्यूम कर रहा है, उस हिसाब से हमारा क्या आना है, बिल आना है। मतलब कोई सी भी डिवाइस हो
उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो सर चाहे आपका बल्ब हो, टीवी हो, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ भी हो सर, अगर मुझे उसको दिखाना है तो मतलब उसके लिए मेरे पास में दो क्वांटिटी का होना कंपलसरी है, और वो क्वांटिटी है सर, एक तो है मेरी वोल्टेज और दूसरी है मेरी पावर। आई थिंक यहां तो कोई कंफ्यूजन रहा होगा, सही बात है कि नहीं? ओके। अब जैसे अगर मान लो मेरे पास जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, अगर उन्हें मुझे रिप्रेजेंट करना है तो उनके लिए भी मेरे पास प्रैक्टिकल लाइफ की आपकी डिवाइस है, तो दो ही क्वांटिटी का होना जरूरी है। एक हो गया कौन? वोल्टेज। तो मैंने वोल्टेज की बेस वैल्यू मैंने मान ली खुद ने, वोल्टेज की बेस वैल्यू मैंने खुद ने मान ली क्योंकि उसके ऊपर वोल्टेज लिखा हुआ होगा, और एक मैंने पावर की बेस वैल्यू मान ली। वोल्टेज की और पावर की बेस वैल्यू हम लोग खुद डिसाइड करते हैं। खुद डिसाइड क्यों करते हैं? क्योंकि किसी भी डिवाइस की जो रेटिंग होती है वो वोल्टेज और पावर के फॉर्म में दी जाती है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। तो सर अब मेरे पास, मैंने दो की तो मान ली, लेकिन मेरे पास पैरामीटर 4 है, मतलब मेरे पास वोल्टेज भी है, करंट भी है, पावर भी है और इंपीडेंस भी है। तो पीयू वैल्यू निकालनी है तो सबकी निकालनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है, सबकी निकालनी पड़ेगी। तो सर फिर मैं इसके लिए क्या मानूं बेस वैल्यू? ये आई ऑफ बी कहां से निकालूं मैं? ये जेड ऑफ बी कहां से निकालूं मैं? ये बात भी सही है। तो बेटा अगर तुझे आई ऑफ बी, भाई अगर मैंने वोल्टेज की पीयू वैल्यू निकालनी चाहिए, तो जैसे मान लो मैं जनरेटर के लिए निकाल रहा हूं, तो वो कितना वोल्टेज डेवलप कर रहा है ये तो मुझे पता लग जाएगा। तो मुझे वोल्टेज की एक्चुअल वैल्यू तो मुझे पता ही होगी, सही बात है। बेस वैल्यू मैं खुद मान चुका हूं, तो मेरा पीयू वैल्यू का काम चल जाएगा। ठीक है। अगर मुझे पावर की पीयू वैल्यू निकालनी है, तो सर पावर की पीयू वैल्यू निकालनी है तो उसकी रेटिंग कितनी है जनरेटर या ट्रांसफार्मर की, वो तो मुझे पता लग जाएगी। वो एक्चुअल में कितनी पावर को डेवलप कर रहा है ये तो मुझे पता लग जाएगा। तो सर मतलब एस ऑफ एक्चुअल जो है वो तो मेरे पास है ही सही। बेस वैल्यू जो है एस की वो मैं मान चुका हूं, तो सर मैं इसकी पीयू वैल्यू भी निकाल सकता हूं और मैं इसकी पीयू वैल्यू भी निकाल सकता हूं। तो क्या सर मैं करंट की पीयू वैल्यू नहीं निकाल सकता क्या? क्या सर मैं इंपीडेंस की पीयू वैल्यू नहीं निकाल सकता क्या? तो क्यों नहीं निकाल सकता है बेटा, बिल्कुल निकाल सकता है। आगे चल। सर मैं वोल्टेज की बेस वैल्यू मान चुका हूं, पावर की बेस वैल्यू मान चुका हूं। अब सर मुझे निकालना है कि करंट की बेस वैल्यू क्या होगी। अब जरा ध्यान से सुनना सर, प्रैक्टिकल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिकल लाइफ में मेरा कनेक्शन कैसा होता है सर? 3 फेज कनेक्शन होता है और एसी पावर हमारी सप्लाई होती है। होती है कि नहीं होती है? ठीक है सर। 3 फेज कनेक्शन होने की वजह से अगर मैं बात करूं रिलेशन किसके बीच में, एक वोल्टेज करंट और पावर के बीच में अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं सर? 3 फेज सिस्टम में मेरी जो पावर होती है एस जो होती है वो मेरी होती है सर रूट ऑफ 3 टाइम्स V ऑफ L I ऑफ L। यही होती है कि नहीं होती है? लाइन करंट्स VL और IL यहां पे क्या है? लाइन करंट्स है, रूट 3 टाइम्स S के बराबर होती है। सही बात है कि नहीं? यही होती है, बिल्कुल यही होती है। अगर मान लो सर मैंने V की बेस वैल्यू में मान चुका हूं, S की बेस वैल्यू में मान चुका हूं, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए I की बेस वैल्यू। तो एक बात बता बेटा, अगर तूने यहां S की बेस वैल्यू ले ली तो यहां पे किसके बराबर हो जाएगी? रूट ऑफ 3 टाइम्स V की बेस वैल्यू मल्टीप्लाई विद I की बेस वैल्यू। ये तू मान चुका है, ये तू मान चुका है, तो क्या करंट की बेस वैल्यू में कैलकुलेट नहीं कर सकता क्या? अरे सर मैं बिल्कुल कर सकता हूं। करंट की बेस वैल्यू निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा सर? S ऑफ B डिवाइड बाई रूट ऑफ 3 और ये हो जाएगा आपका V ऑफ B। तो ये मैंने करंट की बेस वैल्यू निकालनी। भाई ये जो फॉर्मूला होता है ये स्टार और डेल्टा दोनों के लिए ही होता है, ठीक है? हाँ, तो इसमें स्टार डेल्टा में कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि S इक्वल टू रूट 3 VI स्टार डेल्टा दोनों के लिए होता है 3 फेज कनेक्शन के लिए, इसलिए मैंने अलग अलग नहीं लिखवाया है। ठीक है, ओके। तो सर I ऑफ B मुझे इस तरीके से कैलकुलेट कर लूंगा, मुझे पता लग जाएगा। ठीक है, तो क्या सर मैं I की अब मैं पीयू वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकता है बेटा, कि भाई I की जो एक्चुअल वैल्यू होगी कि वो एक्चुअल में कितनी पावर करंट फ्लो करा रहा होगा वो तो आपको पता ही है। बेस वैल्यू आप कैलकुलेट कर ही चुके हो, तो अगर दोनों को डिवाइड करोगे तो तुम्हें पीयू वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग करंट की पीयू वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। किस किस की मानते हैं हम? वोल्टेज की मानेंगे, पावर की मानेंगे। करंट की निकालनी हो तो इसे निकाल लेंगे। तो आगे चल के अब हम बात करते हैं किसकी? इंपीडेंस की। ठीक है, ये क्लियर है सबके माइंड में? बिल्कुल क्लियर है। सर वोल्टेज था, पावर था, करंट का भी निकाल लिया, अब बचा सर मेरे पास इंपीडेंस या रिएक्टेंस। ठीक है, तो बेटा वोल्टेज की बेस वैल्यू पता है मुझे क्योंकि मैंने मानी है। ठीक है, पावर की बेस वैल्यू पता है मुझे क्योंकि मैंने मानी है। मुझे चाहिए इंपीडेंस, इसकी बेस वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। क्यों? क्योंकि सर मुझे जेड ऑफ पीयू निकालना है। ठीक है, मुझे ये चाहिए सर, तो इसके लिए मुझे एक्चुअल वैल्यू तो पता है इंपीडेंस की। ठीक है, मुझे ये बेस वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो सर जेड ऑफ बेस क्या होता है?
किसके टर्म्स में चाहिए मुझे? वोल्टेज के टर्म में और पावर के टर्म में, क्योंकि मुझे ये दोनों चीजें पता है। ठीक है, तो क्या होता है, अब ध्यान से सुनना। देखो सर, जेड ऑफ बेस जो होता है, अगर मैं बात करूं सिंगल फेज सप्लाई के लिए, किसके लिए बात करूं? सिंगल फेज सप्लाई के लिए। यहां पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एग्जामिनर आप लोगों को कंफ्यूज जरूर करता है, ध्यान समझना इस चीज को। ठीक है, तो एक सिंगल फेज सप्लाई के लिए इंपीडेंस जो होता है, वो इंपीडेंस को आप कई तरीके से लिख सकते हो। आप लिख सकते हो वोल्टेज डिवाइड बाय करंट, लिख सकते हो, बिल्कुल सही है। और क्या लिख सकते हो? तो इंपीडेंस को आप लिख सकते हो, अगर मैं ऊपर नीचे वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइड बाय V इंटू आई बन जाएगा, और V इंटू आई क्या होता है? S होता है। ये लिख सकता हूं मैं, ये लिख सकता हूं मैं। सही बात है नहीं है? बिल्कुल सही बात है। अगर आप करंट का मल्टीप्लाई करो तो आई स्क्वायर आर, वो तो रहने दो। तो आप इंपीडेंस को इस तरीके से लिख सकते हो, आप इंपीडेंस को इस तरीके से लिख सकते हो। आपने बेस वैल्यू किस किस की मान रखी है? वोल्टेज की और पावर की। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो वोल्टेज और पावर को लेके बैठा है? सर ये वाला लेके बैठा है। बैठा है कि नहीं बैठा है? बिल्कुल सही है। मतलब सर अगर मैं सिंगल फेज के लिए बात करूं तो अगर मुझे जेड ऑफ बेस की पीयू वैल्यू, अगर आपको जेड ऑफ बेस निकालना है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं सर, V ऑफ B का होल स्क्वायर डिवाइड बाई S ऑफ B। कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है। बेस वैल्यू में निकाल सकता हूं, एक्चुअल मुझे पता ही है, तो पीयू वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपने इसकी बेस वैल्यू मान रखी है, इसकी मान रखी है, तो ये आप डायरेक्टली निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अब चलते हैं सर थोड़ा सा जरा आगे। ठीक है, जरा आगे चल लेते हैं। क्या होगा अगर मैंने बात किया सर किसकी? एक 3 फेज सिस्टम की मैंने बात की, 3 फेज एसी सिस्टम की। ठीक है सर, 3 फेज में मेरे पास 2 तरह के सिस्टम होते हैं। 3 फेज में किस तरह के होते हैं? 2 तरह के सर, एक होता है स्टार कनेक्टेड, एक होता है डेल्टा कनेक्टेड। ठीक है, तो स्टार अगर मैं बनाऊंगा तो स्टार मेरा ऐसा होगा, मान लो ये इंपीडेंस है, इसका मुझे क्या बनाना है? स्टार कनेक्शन बनाना है। ये लो सर, ये मैंने बना दिया, ये इस तरीके से बन गया इंपीडेंस है। ये लो सर, ये सर मेरा आर फेज हो गया, ये मेरा वाई फेज हो गया, ये मेरा बी फेज हो गया। एबीसी बोलो या आर वाई बी बोलो, कुछ भी बोल दो। ये आपका जेड है सर एक्चुअल में जो यहां पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो सर अगर मैं जेड की बात करूं तो मैं वोल्टेज डिवाइड बाय करंट लिख सकता हूं, या वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइड बाय पावर लिख सकता हूं। अब ये इंपीडेंस यहां से यहां तक है, तो सर इसमें जाने वाली करंट तो ये हो जाएगी, किसके लिए? स्टार कनेक्शन के लिए। तो इसमें जाने वाली करंट ये हो जाएगी, तो मतलब लाइन करंट और फेज करंट सेम होती है स्टार कनेक्टेड में। ठीक है, और यहां पे ये जो वोल्टेज हो जाएगा, ये वोल्टेज हो जाएगा आपका इस इंपीडेंस के अक्रॉस, जो कि आपका कौन सा वोल्टेज है? फेज वोल्टेज है। मतलब अगर आप बात करोगे किसकी? जेड की, तो वो आपका करंट डिवाइड बाई फेज वोल्टेज होगा। ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन में जो आपको वोल्टेज दिया हुआ होता है, करंट दिया हुआ होता है, वो हमेशा आपको लाइन करंट दिया हुआ होता है। अगर उसने कभी लिखा नहीं ना कि आपका लाइन करंट है या फेज करंट है, और आपको वोल्टेज या करंट दे रखा है, तो आप हमेशा उसको क्या मान के चलोगे? लाइन करंट। क्लियर है? क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में लाइन करंट या लाइन वोल्टेज ही दिया जाता है। ठीक है, ओके। तो सर अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो मैं क्या क्या बोल सकता हूं? मुझे पता है सर, यहां ये जो जेड है ना, इसका फॉर्मूला मैं क्या क्या लिख सकता हूं? तो एक तो मैं ये लिख सकता हूं कि सर यहां पे वोल्टेज V ऑफ फेज डिवाइड बाय करंट, एक तो मैं ये लिख सकता हूं सर V ऑफ फेज डिवाइड बाय I ऑफ फेज, और स्टार कनेक्टेड के लिए फेज करंट को मैं लाइन करंट भी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तो मैं ये लिख सकता हूं। ठीक है, दूसरा सर मैं इंपीडेंस का बिहेवियर और मुझे क्या पता होता है? सर V स्क्वायर डिवाइड बाय S भी होता है। ठीक है, तो सर मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि V ऑफ फेज का स्क्वायर डिवाइड बाई S ऑफ फेज। आप बोलोगे सर ये सब क्यों बता रहे हो? डायरेक्ट बता दो ना, V स्क्वायर डिवाइड बाई S होता है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है, अलग अलग होता है, इसीलिए मैं आप लोगों को अलग अलग समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, तो सर ये भी लिख सकता हूं। अब सिस्टम है आपका 3 फेज, बिल्कुल सही बात है। तो सर ये जेड जो होगा ना, इसको मैं क्या लिखूंगा? भाई प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने मानी है किसकी वैल्यू? वोल्टेज की बेस वैल्यू, पावर की बेस वैल्यू। और ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू कौन सी होती है? लाइन वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होती है? लाइन वैल्यू। मैंने बोला आपको कि क्वेश्चन वगैरह में जो वोल्टेज वगैरह दिया हुआ होता है, वो आपका कौन सा होता है? लाइन वोल्टेज होता है। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या मिला है? सर यहां पे मुझे मिल रहा है फेज वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज मिल रहा है बेटा? फेज वोल्टेज। नीचे आपकी ये पावर है, पावर कौन सी है? 3 फेज वाली सिस्टम है। भाई सिस्टम मेरा कौन सा है? 3 फेज सिस्टम है, तो ये हो जाएगा आपका जेड, ये हो जाएगा आपका V फेज का होल स्क्वायर 3 फेज वाला, और ये आपकी S ऑफ फेज वाली है, जो भी कौन सी है? आपकी 3 फेज की पावर है। सही बात है नहीं है? टोटल पावर है।
अब आप S को आप फेज पावर बोलो या S को आप लाइन पावर बोलो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पावर तो टोटल पावर है भाई। अगर आप S को, अगर आपने फेज पावर बोला तो S को अगर आप फेज में लिखोगे तो क्या लिखोगे सर, 3V फेज I फेज लिख दूंगा, यही लिखूंगा, सही बात है। अगर मैंने इसको S को और लिखा तो सर इसको मैं √3VL IL लिख दूंगा, भाई कुछ भी लिख, दोनों के बाद तो S ही है, सही बात है नहीं है। तो सर V पेज स्क्वायर डिवाइड बाई S मुझे मिल गया, किसके लिए, स्टार कनेक्टेड के लिए। तो सर ये था मेरा स्टार कनेक्शन, और इसके लिए मुझे Z ऐसा मिला है सर कुछ V ऑफ फेज का स्क्वायर डिवाइड बाई सर S। तो सर ये जो था ये आपका S ऑफ फेज के लिए मिला था, एक फेज के लिए। अगर मैं इसी सिस्टम की 3 फेज के लिए बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा सर, ये हो जाएगा Z डिवाइड बाई V ऑफ फेज का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, अगर एक फेज की पावर इतनी है, एक फेज की तरफ से लिखा था ना, सही बात है। तो सर 3 फेज के लिए पावर कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ S सिंगल फेज। बताओ होगी कि नहीं होगी सर। अगर मैं इसको, अगर मुझे पता है कि लाइन करंट्स में दिया हुआ होता है, तो सर अगर मैं एक फेज करंट और अगर एक लाइन करंट के बीच में अगर रिलेशन देखूं स्टार कनेक्टेड के लिए, तो सर ये मेरा होता है √3 टाइम्स V ऑफ लाइन करंट। बताओ होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। तो सर यहां पे अगर मैं V ऑफ फेज को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा सर, V ऑफ L डिवाइड बाई √3 लिखूंगा, लिखूंगा नहीं लिखूंगा, बिल्कुल सही बात है। तो सर यहां पे ये जो Z है, इस Z को मैं क्या लिखूंगा, तो सर यहां पे ये V ऑफ फेज को मैं ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं सर, V ऑफ L डिवाइड बाई √3, और इसका आ गया मेरा होल स्क्वायर, और ये हो गया सर डिवाइड, और नीचे आ गया सर मेरा S। ठीक है, ये आपका सिंगल फेज पावर थी ना भाई, अरे V स्क्वायर डिवाइड बाई S फेज सिंगल फेज का ही था, सही बात है। और सिंगल फेज और 3 फेज में क्या रिलेशन होता है कि सर अगर मैं S ऑफ 3 फेज की बात करूं तो वो 3 टाइम्स S ऑफ सिंगल फेज होता है, यही होता है ना। तो अगर आप S ऑफ सिंगल फेज की वैल्यू अगर यहां पे रखोगे तो उसको आप क्या लिखोगे सर, ये S ऑफ 3 फेज की पावर डिवाइड बाई 3 लिखोगे, यही लिखोगे ना, मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, सॉरी। ओके, ये कौन सी पावर है इसकी, 3 फेज, भाई 3 फेज सिस्टम की बात कर रहा हूं ना मैं, बिल्कुल सही है। ओके, तो यहां पे ये हो जाएगा सर S ऑफ 3 फेज डिवाइड बाई 3 के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो देखो इंपीडेंस कितना हो जाएगा, Z सर ऊपर तो आ गया आपका वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइड बाई 3, और नीचे आ गया सर आपका S डिवाइड बाई 3। सर ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सर ये मुझे मिल जाएगा V स्क्वायर डिवाइड बाई S। तो ये माइंड में कंफ्यूज बिल्कुल भी मत रखना, चाहे आपका सिस्टम सिंगल फेज सिस्टम हो, चाहे आपका सिस्टम 3 फेज सिस्टम हो। अगर आपका सिंगल फेज सिस्टम हुआ तो भी आपका फॉर्मूला होता है V स्क्वायर डिवाइड बाई S, वहां सिंगल फेज पावर होती है, ऊपर फेज वोल्टेज होता है, ठीक है। अगर आपका सिस्टम 3 फेज सिस्टम हुआ तो ऊपर आपका आता है V स्क्वायर डिवाइड बाई S। यहां पे ऊपर का वोल्टेज लाइन वोल्टेज होता है और नीचे की पावर आपकी 3 फेज पावर होती है, सही बात है नहीं है। आपको क्या निकालना था, Z का एक्चुअल तो आपको पता है, PU वैल्यू निकालनी है तो आपको बेस वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे जो Z ऑफ बेस जो होता है वो आपका क्या होता है, तो सर वो होता है आपका VB स्क्वायर डिवाइड बाई S ऑफ B। कोई कंफ्यूजन है कि नहीं है, लेकिन माइंड में ये बिल्कुल क्लियर रखना कि ये किसके लिए होता है, तो ये होता है स्टार कनेक्शन के लिए। अगर कभी डायग्राम में ये दिया हुआ नहीं है, अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ नहीं है कि आपका कनेक्शन स्टार है या डेल्टा है, अगर ये लिखा हुआ नहीं है तो आप कौन सा मान के चलोगे, स्टार ही मान के चलोगे। अगर किसी क्वेश्चन में कभी स्टार या डेल्टा की बात नहीं कर रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया, तो आप अपने माइंड में उसमें स्टार कनेक्शन का बिहेवियर लेते हुए चलोगे। ओके, तो 3 फेज सिस्टम के लिए Z की बेस वैल्यू निकालना सीख गया, लेकिन ये स्टार के लिए होती है। कभी कभी एग्जामिनर आप लोगों से बदला लेता है, कभी कभी वो दिमाग लगा देता है, और दिमाग लगा के वो क्या बोल देता है कि वो बोल देता है कि अगर आपका सिस्टम कैसा है, डेल्टा कनेक्टेड है, क्लियर है, वो बोल देगा कि आपका ट्रांसफार्मर जनरेटर कैसा कनेक्टेड है, डेल्टा कनेक्टेड है। तो क्या होगा, अब देखो सर इंपीडेंस है मेरे 3 इस तरीके से, और ये कनेक्टेड है किस तरीके से, यूं डेल्टा की तरह बने हुए हैं, ऐसे डेल्टा कनेक्टेड है मेरा पूरा का पूरा सिस्टम, ये हो गया डेल्टा कनेक्टेड, ठीक है, ये इंपीडेंस है। ओके, तो सर अगर मैं किसी भी इंपीडेंस को अगर देखना चाहूं तो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा, मान लो ये वोल्टेज है और ये मान लो करंट है, लेकिन ये करंट तो लाइन करंट है, मुझे तो इंपीडेंस में जाने वाली करंट चाहिए, ये वाली, ठीक है, आई ऑफ फेज हो गया। तो सर अगर मैं इस इंपीडेंस को देखना चाहूं, 3 फेज में सिर्फ इस वाले इंपीडेंस को देखना चाहूं, तो इस Z के लिए मैं क्या लिखूंगा सर, इस Z के लिए मैं क्या लिखूंगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज ये रहा V ऑफ फेज डिवाइड बाई इसमें जाने वाली करंट I ऑफ फेज, यही लिखूंगा या नहीं लिखूंगा,
बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। और क्या लिख सकता हूं सर? ये लिख सकता हूं इसके अक्रॉस वोल्टेज, ये रहा सर वोल्टेज फेज का स्क्वायर डिवाइड बाई ओनली इस वाले में पावर। तो इस वाले में पावर, ये एक ही फेज की बात कर रहे हो भाई, 3 है ना टोटल मिलके, तो सही बात है। तो एक की बात कर रहे हो तो ये इसमें आपकी पावर हो गई एस, ये सिंगल फेज वाली, ठीक है कि नहीं है? तो ये हो गया आपका इंपेडेंस। अब देखो कैसा कनेक्टेड है? डेल्टा कनेक्टेड है। तो सर डेल्टा का वर्ड जहां आता है ना, वहां मेरे माइंड में सिर्फ एक चीज आती है, और वो ये चीज होती है कि वोल्टेज का फेज जो होता है वो वोल्टेज के लाइन के बराबर ही होता है। सही बात है। और ये तो मुझे पता ही है सर, एस ऑफ 3 फेज जो होता है वो आपका 3 टाइम्स क्या होता है? एस ऑफ सिंगल फेज होता है। तो इस सिंगल फेज की वैल्यू अगर मैं इसमें यहां पुट करूंगा तो सर यहां पे जो जेड लिखूंगा वो मैं क्या लिखूंगा कि ऊपर तो वोल्टेज का फेज है, तो वो आपके वोल्टेज के लाइन के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन नीचे एस ऑफ सिंगल फेज लिखूंगा तो उसको क्या लिखूंगा सर मैं? ये हो गई सर मेरी 3 फेज की पावर, यही आप लोगों ने मान रखी है बेस वैल्यू, ठीक है। डिवाइड बाई मुझे क्या करना पड़ेगा सर? 3 करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सही है। तो सर जेड जो होगा ना, देखो ये 3 चला गया ऊपर, तो इसको मैं क्या लिखूंगा सर? 3 टाइम्स वी स्क्वायर डिवाइड बाई एस। तो इसलिए ये पूछ लिया जाता है कि कभी भी जब बेस वैल्यू माननी होती है तो आपका जो स्टार कनेक्टेड होता है उसकी जेड ऑफ बेस आपकी क्या आई थी? तो वो होती है आपकी v ऑफ v स्क्वायर डिवाइड बाई एस ऑफ v होता है, जबकि डेल्टा कनेक्टेड के लिए ये कुछ इस तरह का होता है 3 टाइम्स ऑफ वी बी स्क्वायर डिवाइड बाई एस ऑफ वी। इसलिए मैंने इतनी कैलकुलेशन आपको करवाई थी। क्लियर है नहीं है? तो ये आपको माइंड में ध्यान ही रखना है। देखो वोल्टेज की बेस वैल्यू आपने मान ली, पावर की बेस वैल्यू आपने मान ली, क्लियर है। करंट की बेस वैल्यू निकालना मैंने सिखा दिया, इंपेडेंस की बेस वैल्यू निकालना मैंने सिखा दिया। मतलब अब मैं चारों पैरामीटर्स में से किसी की भी पीयू वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं और मुझे पीयू वैल्यू कैलकुलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे की बातों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग ध्यान से समझते हुए चलना और ध्यान से समझना। देखो सर क्या हुआ कि सर मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी, वो बात ये बोली थी कि प्रैक्टिकल लाइफ में मेरा सिस्टम बहुत बड़ा है। मतलब जनरेटर है, फिर ट्रांसफार्मर है, फिर ट्रांसमिशन लाइन है, फिर दूसरा ट्रांसफार्मर है, फिर मेरा लोड लगा हुआ है। और ये लोड जो है ये आपका पूरा का पूरा सिस्टम है, ये एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। मतलब बहुत बड़ा मेरा एक क्या है? जाल है। मतलब सर बहुत सारे जनरेटर लगे हुए होंगे, बहुत सारे ट्रांसफार्मर होंगे, बहुत सारा लोड लगा हुआ है, काफी सारी ट्रांसमिशन लाइन है। मतलब सर अगर मैं बात करूं तो मेरा एक ह्यूज सिस्टम है, एक बहुत बड़ा सिस्टम है। क्लियर है? ओके। अब देखो बेटा, मान लो एक पूरा का पूरा सिस्टम था कुछ ऐसा कि यहां पे था जनरेटर, यहां पे मैंने लगा दिया एक क्या? ट्रांसफार्मर, ठीक है सर। फिर यहां पे मैंने लगा दी क्या? ट्रांसमिशन लाइन। अगेन यहां पे मैंने क्या लगा दिया? ट्रांसफार्मर। और यहां जाके मैंने क्या कनेक्ट कर दिया बेटा? एक लोड को लगा दिया मैंने। यहां पे क्या लगा दिया? एक लोड को लगा दिया। अब सर मुझे पता है कि यहां पे वोल्टेज V1 मिला, ये V2 मिला, ये V3 मिला और ये V4 मिला। तो मुझे पता है सर इसको कैलकुलेट करना काफी डिफिकल्ट था, एब्सोल्यूट मेथड से कैलकुलेट करना काफी डिफिकल्ट था। क्यों डिफिकल्ट था? क्योंकि सर मेरे पास 1, 2, 3 और 4 वेरिएबल आ गया। तो सर चारों को सोल्व करने के लिए मुझे 4 इक्वेशन की जरूरत पड़ रही थी। तो मैं गया किसके पास में? पीयू सिस्टम के पास में। कहां पे गया सर मैं? पीयू वैल्यू या पीयू सिस्टम के पास में गया। बिल्कुल क्लियर है बेटा। सर पीयू सिस्टम का वर्ड जैसे ही मेरे माइंड में आता है ना, मेरे माइंड में सिर्फ एक बात आती है और वो बात ये होती है कि अगर मैं इन सारे के सारे इक्विपमेंट्स का जो बेस वैल्यू है, अगर वो मैं एक सिंगल बेस पे अगर इन सब लोगों को मैं कर दूं तो मेरा सिस्टम जो होगा वो मेरे लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब सोचो, मान लो मैंने बोला कि मैंने वोल्टेज की बेस वैल्यू को मैंने मान लिया, सपोज दैट मैंने बोला 11 किलो वोल्ट मैंने वोल्टेज की बेस वैल्यू मान ली, और मैंने पावर की बेस वैल्यू मान ली, मान लो कुछ भी मान ली, 100 MVA मान ली। भाई मेरे ऊपर डिपेंडेंट है बेस वैल्यू। तो प्रीवियस क्लास में मैं आपको बता चुका था कि बेस वैल्यू हम हमारे अकॉर्डिंग कुछ भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है सर? करना यह है कि पूरे के पूरे सिस्टम को इस बेस वैल्यू पे मुझे बना देना है, ठीक है। बेस वैल्यू निकालना और भी सीख लेंगे हम, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई सर मैंने इसके वोल्टेज को, इसकी पावर को, इसके इंपीडेंस को, इसकी करंट को मैंने इस बेस वैल्यू के ऊपर बनाना शुरू किया। मैंने इसको पीयू में चेंज कर दिया, मैंने इसको पीयू में चेंज कर दिया,
जब मैं इसको पीयू में चेंज करने लगा तो मुझे पता लगा कि यार मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूं ये कैलकुलेशन मेरे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रही है। अगर मैं पीयू वैल्यू, अगर मैं बेस वैल्यू ये नहीं मान के अगर कुछ और बेस वैल्यू मान लेता तो हो सकता था कि मेरा कैलकुलेशन और भी ज्यादा क्या हो जाती, इजी हो जाती। सर मेरे कहने का क्या मतलब है? बेटा मेरे कहने का मतलब यह है, समझ जरा ध्यान से और प्यार से सुनना, क्लियर है? जैसे मैंने बोला मान ले ये एक तेरा रिएक्टेंस है, मान ले ये तेरी एक ट्रांसमिशन लाइन है, एक रिएक्टेंस था, ठीक है सर। मान ले इसका इंपीडेंस है या आपका रिएक्टेंस कितना है, इसका x है, या आप इसको एक काम करो इंपीडेंस ले लो पूरा का पूरा, आप लोगों को और भी इजी हो जाएगा, ठीक है सर। सर ये एक मान लो मेरा इंपीडेंस है, ठीक है, या एक आपका रिएक्टेंस है। अगर सपोज दैट इसमें आई करंट जा रही होगी तो सर इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा होगा, ठीक है सर। वो मेरा वोल्टेज का ड्रॉप जो आ रहा होगा, ये जो वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है ये हो रहा होगा सर मेरे I इंटू एक्स के बराबर। मतलब ये सारी की सारी जो वैल्यू है ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है। इसका एक्चुअल में इंपीडेंस इतना है, इसमें एक्चुअल में इतनी करंट जा रही है और इसमें एक्चुअल में इतना अक्रॉस इसके क्या हो रहा है, वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। सर मैं इस इंपीडेंस को पीयू में कन्वर्ट करना चाहता हूं, किस में बनाना चाहता हूं, एक पीयू वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहता हूं, एक पीयू सिस्टम में इसका बनाना चाहता हूं, ठीक है बेटा बना ले। तो क्या होना चाहिए सर, इस x की पीयू वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। अगर सर मैं इस x की अगर मैं निकालना चाहूंगा क्या पीयू वैल्यू, तो सर मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये होगा मेरा s ऑफ एक्चुअल, कि इसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या है, डिवाइड बाय सर मैं करूंगा x ऑफ बेस। इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है सर, मैं इस तरीके से करने वाला हूं, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से कर रहा है, ठीक है। x ऑफ एक्चुअल सर मैंने बना रखा है, कुछ ना कुछ रिएक्टेंस होने वाला है, ठीक है सर। बेस वैल्यू कहां से लाऊंगा, भाई मैंने आप लोगों को बोला था कि बेस वैल्यू हम लोग खुद डिसाइड करते हैं, बेस वैल्यू हम लोग खुद डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो सर ये x ऑफ बेस जो होता है ये कितना होता है, अगर मुझे ये निकालना है तो मैं कैसे देखूंगा सर, दो चीजें हैं, क्या क्या। x ऑफ बेस को या तो तुम ये लिख दो कि ये वोल्टेज की बेस वैल्यू डिवाइड बाय करंट की बेस वैल्यू, या तो आप इसको ये लिख दो, सही बात है नहीं है, ओके। या आप क्या लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो कि वोल्टेज बेस का होल स्क्वायर डिवाइड बाय s ऑफ बेस, आप ये लिखो चाहे आप ये लिखो, बात आपकी सर दोनों के बिहेवियर के हिसाब से एक ही बात है, सही बात है कि नहीं है। कोई कंफ्यूजन है बेटा इसमें, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बड़ी सिंपल कहानी है अभी तक हमारी, बिल्कुल सिंपल चल रही है कि नहीं चल रही है, बिल्कुल सही बात है। तो सर ये x ऑफ पीयू वैल्यू है, इस x ऑफ पीयू वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, तो सर मैं ये बोल सकता हूं कि ये होगी आपकी x ऑफ एक्चुअल, जो मेरी एक्चुअल में वैल्यू है, ठीक है बेटा, ये तेरी एक्चुअल में वैल्यू है, डिवाइड बाई इस बेस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, तो सर इस बेस वैल्यू को मैं लिख सकता हूं v ऑफ b डिवाइड बाई i ऑफ b लिख सकता हूं मैं इसको, सही है। या मैं इसको vb स्क्वायर डिवाइड बाई s भी लिख सकता हूं। सर इनमें से कौन सा लिखना ज्यादा बेटर है, तो मैंने क्या बताया था कि किसी भी इक्विपमेंट में हमारे पास में 4 वैल्यू होती है, वोल्टेज, करंट, इंपीडेंस, पावर। हम लोग जो बेस वैल्यू मानते हैं वो बेस वैल्यू हम किस किस की मानते हैं, वोल्टेज की मानते हैं और किसकी मानते हैं, पावर की मानते हैं। मतलब ये वाली बेस वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, खुद से अज्यूम करते हैं। तो क्या सर अगर मैं ऐसा लिख दूंगा तो मैं गलत करूंगा क्या, नहीं गलत नहीं करेगा बेटा। गलत क्यों करेगा भाई, वोल्टेज की बेस वैल्यू तूने जो मानी थी वो रख दी, अब तुझे चाहिए करंट की बेस वैल्यू, तो वो मैंने निकालना सिखाया था आपको कि s इक्वल टू √3vi होता है। तो i और b अगर आपको निकालना है तो s डिवाइड बाई √3 भी कर सकता हूं मैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है सर, 3 फेज के लिए बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल क्लियर है। तो सर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, और क्या लिख सकता हूं, तो सर मैं इसको यह भी लिख सकता हूं कि x ऑफ पीयू ये हो जाएगा सर मेरा x ऑफ एक्चुअल, बिल्कुल क्लियर है, डिवाइड बाई सर मैं नीचे ये भी लिख सकता था कि vb का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ओवर s ऑफ b। मतलब सर इस x की पीयू वैल्यू को मैं इस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या, ये तो हम लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं। सर ये निकालना तो आप हमें पहले भी बता चुके हो, बिल्कुल सही बात है बेटा, मैं आपको बता चुका हूं ये। सर इस x की जब मैंने पीयू वैल्यू निकाली रिएक्टेंस की, अब ध्यान से समझते हुए चलना, ठीक है, ओके। तो सर ये मुझे मिला x ऑफ एक्चुअल, x ऑफ एक्चुअल को x ऑफ a लिख देता हूं मैं, चलेगा, a का मतलब एक्चुअल, चलेगा, ओके। डिवाइड बाई सर x ऑफ बेस देखा तो वो मुझे मिला है vb का होल स्क्वायर, बेस वैल्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई s ऑफ b, ये मिला है सर मुझे, ठीक है बेटा, ये मिला है तुझे, मान लिया बात को, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। क्या होगा सर अगर इस x ऑफ पीयू वैल्यू को मैं और लिखना चाहूं तो मैं इसको ये लिख सकता हूं कि इस वैल्यू को अगर मैं ऊपर ले गया
तो इसको मैं x ऑफ एक्चुअल मल्टीप्लाई विद s ऑफ बेस डिवाइड बाई v ऑफ b का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब देख बेटा, तूने इसको कैलकुलेट करना शुरू किया। मान लो तू पूरे के पूरे सिस्टम को रिएक्टेंस में कन्वर्ट करना चाहता है। तूने x ऑफ पी निकाल लिया किसका, जनरेटर का। तूने x ऑफ पी निकाल लिया किसका, ट्रांसफार्मर का। दोनों का निकाल लिया। अब तू x ऑफ बी कैलकुलेट करने लगा किसका, मान ले ट्रांसमिशन लाइन का। जब तूने x ऑफ पी ट्रांसमिशन लाइन का कैलकुलेट करना शुरू किया तो तुझे यह फील हुआ कि अगर ये s ऑफ b और ये v ऑफ b जो मैंने माने हैं इनकी जगह अगर मैं कोई दूसरी बेस वैल्यू मानता तो मेरी कैलकुलेशन और ज्यादा इजी होती। ऐसा तुम्हें लगा कि अगर मैं कोई दूसरी बेस वैल्यू मानता तो मेरी कैलकुलेशन और ज्यादा क्या हो जाती, इजी हो जाती। ओके, ऐसा आपको फील हुआ तो आपने सोचा कि यार एक काम करता हूं, इस बेस वैल्यू जो मैंने मानी है इससे मेरी कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो रही है और पीयू सिस्टम तो मैंने यूज इसलिए किया है ताकि मेरी कैलकुलेशन कैसी हो, इजी हो। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि यार मैं क्यों ना कोई दूसरी बेस वैल्यू मान लूं। लेकिन मुझे क्या पता है, मुझे यह पता है कि पीयू वैल्यू का मतलब ही, एक पर यूनिट सिस्टम का मतलब ही यह है कि पूरा का पूरा जो आपका सिस्टम है, इस पूरे के पूरे सिस्टम को मुझे एक बेस पे रखना है। मुझे इसका यह नहीं है कि ट्रांसफार्मर का बेस कुछ और रख लूं, जनरेटर का बेस कुछ और रख दूं, ट्रांसमिशन लाइन का बेस कुछ और कर दूं। नहीं, मुझे बेस चेंज नहीं करना है। ओके, तो फिर मैं क्या करूं, तो मैं फंस गया। अब मुझे क्या पता है, सोचो, अपना दिमाग लगाओ भाई, मुझे बेस वैल्यू चेंज करनी है क्योंकि मेरी कैलकुलेशन हो रही है डिफिकल्ट। लेकिन पीयू सिस्टम यह बोलता है कि तुम बेस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, अगर चेंज किया तो कैलकुलेशन हो जाएगी चेंज। यह बात भी बिल्कुल सही बात है। तो फिर सर मुझे क्या करना चाहिए। अब सुन बेटा, देख, दो चीजें हैं, कौन कौन सी, एक वह है तेरी कौन सी, बेस वैल्यू, और एक है तेरी कौन सी, एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, और एक है मेरी कौन सी, पीयू वैल्यू। सर मेरे पास तीन वैल्यूज है। ठीक है सर, ये जो एक्चुअल वैल्यू हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था 2 ओम वाला, याद रखो, जिसमें 2 ओम एक्चुअल वैल्यू थी रेजिस्टेंस की। मैंने बेस वैल्यू एक बार 2 मानी थी, एक बार 1 मानी थी, एक बार 4 मानी थी। वहां से हमें क्या समझ में आया था, सर पीयू वैल्यू की ये प्रॉपर्टी होती है कि पीयू वैल्यू ओनली एंड ओनली जिसके ऊपर डिपेंड करती है वो होता है सर मेरा कौन, बेस वैल्यू। किसके ऊपर डिपेंड करती है, बेस वैल्यू। तो बेस वैल्यू जो होती है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, पीयू वैल्यू, या पीयू वैल्यू जो होती है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, बेस वैल्यू के ऊपर। लेकिन सर क्या एक्चुअल वैल्यू किसी के ऊपर डिपेंड करती है क्या? अरे सर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है। अगर आप लोगों ने बेस वैल्यू कुछ मान के वापस से जब पीयू वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू सेम की सेम ही मिलेगी। मतलब आप लोग बेस वैल्यू क्या मान रहे हो इससे एक्चुअल वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेस वैल्यू से जो चेंज होता है वो चेंज होता है आपकी सिर्फ और सिर्फ कौन, पीयू वैल्यू चेंज होती है। कोई कंफ्यूजन है इस चीज में? बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो सर क्या हुआ, मान लो मैंने पहले ये सब बेस वैल्यू मान रखी थी। ठीक है बेटा, तूने मान रखी थी तो अच्छी बात है। ठीक है, अब मेरा क्या मन हुआ, सर मेरा मन ये हुआ, मुझे ये पता लगा कि इससे मेरी कैलकुलेशन क्या हो रही है, डिफिकल्ट हो रही है। तो सर मैं नई बेस वैल्यूज मानना चाहता हूं, मैं नई बेस वैल्यू मानना चाहता हूं। ठीक है, तो भाई पहले तुमने बेस वैल्यू क्या मान रखी थी, मान लो पहले मैंने बेस वैल्यू मान रखी थी ये एस ऑफ बी, इसको बोल देता हूं मैं पुरानी वाली मतलब ओल्ड। ये मैंने बात मान रखी थी एस ओ बी, पुरानी वाली मतलब ओल्ड। ठीक है, तो सर पहले मुझे एक्स ओ पी यू ए से मिल रहा था, ये और ये मेरी बेस वैल्यू थी, ये दोनों की दोनों पुरानी वाली बेस वैल्यू है जो मैंने मान रखी है। ठीक है, अब मैं बेस वैल्यूज को चेंज करना चाहता हूं। ठीक है, तो सर अब मैंने वोल्टेज की कुछ नई बेस वैल्यू मान ली, मान लो ये नया है कुछ न्यू। भाई मेरी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो रही थी तो मैं बेस वैल्यू चेंज करना चाहता हूं। ठीक है, मैं बेस वैल्यू चेंज करना चाहता हूं, बिल्कुल सही है। बेस वैल्यू चेंज करूंगा तो कौन चेंज होगा, एक्चुअल वैल्यू या पीयू वैल्यू? सर एक्चुअल वैल्यू का बेस वैल्यू या पीयू वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका बेस वैल्यू चेंज हुई तो सिर्फ और सिर्फ कौन चेंज होगा, पीयू वैल्यू चेंज होगा। ये क्लियर है सबके? बिल्कुल सही है। तो मान लो मैंने नई बेस वैल्यू मान ली ये, और मैंने एस की बेस वैल्यू मान ली नई वाली, ये वाली मान ली मैंने। ठीक है, तो क्या होगा सर, मेरी जो पीयू वैल्यू अगर मैं किसी के लिए पीयू वैल्यू निकालूंगा तो वो पीयू वैल्यू भी मेरी चेंज हो जाएगी क्योंकि बेस वैल्यूज मेरी क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो क्या होगा सर, ये एक्स ऑफ एक्चुअल तो ऐसे कैसे ही रहेगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं, ये तो सेम है। लेकिन मेरी बेस वैल्यू चेंज हो गई है, मतलब आपका ये नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब सर v ऑफ b का स्क्वायर
डिवाइड बाई एस ऑफ बी, ये वाला जो होगा ये मेरा कैसा हो जाएगा, नया वाला हो जाएगा। बता होगा कि नहीं होगा, सही है। तो यहां पे आपकी पीयू वैल्यू मिल रही थी, ये आपकी पुरानी वाली पीयू वैल्यू मिल रही है, इन बेस वैल्यू पे मिल रही है। अब आपकी नई पीयू वैल्यू होगी वो कुछ अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर बेस वैल्यू चेंज होगी ना, तो पीयू वैल्यू भी चेंज होगी, सीधी सीधी सी बात है। लेकिन क्या एक्चुअल वैल्यू के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा सर, एक्चुअल वैल्यू तो जो है ना वो की वही रहने वाली है, ठीक है। ओके चलो मान लो ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से आपको क्या समझ में आया? सर बेस वैल्यू अगर आपकी ये थी तो आपको पीयू वैल्यू मिली थी इतनी, अगर बेस वैल्यू को अगर आपने नया इतना कर दिया तो आपकी पीयू वैल्यू मिल रही है आपको ये वाली। मतलब सर पीयू वैल्यू चेंज हो रही है, एक्चुअल वैल्यू के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर मैं इस 1 को और इस 2 को अगर मैं सोल्व करने की कोशिश करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? सर मैं ये बोल सकता हूं कि देखो एक्स ऑफ एक्चुअल वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो नई वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से कैलकुलेट करूंगा? देखो सर अगर इस एक्स ऑफ वैल्यू को, ए वैल्यू को उठा के अगर मैं वहां डाल दूं, देखो किस तरीके से। सर ये मैंने निकाला एक्स ऑफ पीयू वैल्यू, कौन सी वाली? नई वाली। क्या होगा सर? एक्स ऑफ एक्चुअल, ठीक है, मल्टीप्लाई विद, सर ये ऊपर गया तो ये बन गया सर एस ऑफ बी डिवाइड बाई वी ऑफ बी का होल स्क्वायर, कौन सा वाला? नया वाला। सर ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। सर ये जो एक्स ऑफ एक्चुअल वैल्यू है, अगर इसमें और इसमें रिलेशन निकालना है तो सर ये एक्स ऑफ एक्चुअल वैल्यू इस एक्स ऑफ एक्चुअल वैल्यू के बराबर होगी, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू मैं निकालूं तो क्या लिख सकता हूं? सर इस एक्स ऑफ एक्चुअल को मैं क्या लिख सकता हूं? देखो इसको इधर ले जाओ तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये जो एक्स ऑफ एक्चुअल वैल्यू है इसको हटा के इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? तो सर ये हो जाएगा मेरा मल्टीप्लाई एक्स ऑफ पीयू, कौन सा वाला? पुराना वाला, ओल्ड, मल्टीप्लाई, ये तो ऐसे कैसे आ रहा था, ये वाली वैल्यू यहां से जाएगी नीचे, तो कैसी हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। तो v ऑफ b का स्क्वायर आएगा ऊपर, s ऑफ b आएगा नीचे, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ओल्ड वाला। मतलब आपके पास एक सिस्टम था, उस सिस्टम को आपने पीयू वैल्यू का बनाया था, आपने s ऑफ b और v ऑफ b एक बेस वैल्यूज मानी थी जिसपे आपका पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ था। लेकिन अब आपने बेस वैल्यूज को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो जैसे ही मैं बेस वैल्यूज को चेंज करूंगा मेरी पीयू वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो अब जो मेरी नई पीयू वैल्यू आएगी, क्या चेंज करने से? बेस चेंज करने से। वो कितनी होगी? अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो देखो सर एक्स ऑफ पीयू जो नया वाला होगा वो एक्स ऑफ पीयू पुराना वाला मल्टीप्लाई विद एस ऑफ बेस डिवाइड बाई वी बेस का होल स्क्वायर नया वाला मल्टीप्लाई विद वी बेस का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एस बेस पुराना वाला। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? सर मैं इसको और क्या लिख सकता हूं? सर एक्स ऑफ पीयू कौन सा वाला? नया वाला। क्या बनेगा? ठीक है सर एक्स ऑफ पीयू कौन सा वाला? पुराना वाला, ओल्ड, मल्टीप्लाई विद, अगर मैं एस की बात करूं तो यहां पे रहा एस की बेस वैल्यू, ये रही एस की बेस वैल्यू, नई वाली वैल्यू आ रही है ऊपर, पुरानी वाली वैल्यू आ रही है नीचे। मतलब क्या लिख सकता हूं? सर एस कौन सा वाला? नया वाला आ रहा है ऊपर, एस कौन सा वाला? पुराना वाला आ रहा है नीचे। याद रह जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। मल्टीप्लाई विद, वोल्टेज की बात करो तो ये वोल्टेज आ रहा है नीचे, मतलब V का स्क्वायर कौन सा वाला? सर नया वाला आ रहा है नीचे, और V का स्क्वायर कौन सा वाला? पुराना वाला आ रहा है ऊपर। क्लियर है नहीं है? तो क्या बोल सकते हो आप इस फॉर्मूले को? इस तरीके से भी बोल सकते हो कि S और V की नई बेस वैल्यू हो जाने पर आपकी पीयू वैल्यू किस तरीके से चेंज होती है, तो उसका बिहेवियर आपका कुछ इस तरीके का बिहेवियर होता है। और ये फॉर्मूला बेटा तेरा बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है नहीं है? क्लियर है नहीं है? कई कई जगह ये फॉर्मूला आप लोगों को ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि एक्स ऑफ पीयू नया वाला इक्वल टू एक्स ऑफ पीयू पुराना वाला ओल्ड मल्टीप्लाई विद एस। एस क्या है? पावर। पावर किस में होती है? एमवीए में होती है कि नहीं होती है? तो ये आपका हो जाएगा एमवीए न्यू ऊपर वाला डिवाइड बाई एमवीए ओल्ड पुराना वाला। ऐसे भी मिले तो भी कंफ्यूज मत होना, एमवीए का मतलब पावर ही है। ओके, मल्टीप्लाई विद वोल्टेज अधिकतर किस में होता है? 11 किलो वोल्ट, 22 किलो वोल्ट, किलो केवी में होता है। क्लियर है नहीं है? तो किलो वोल्ट में वोल्टेज, केवी में पुराना वाला ऊपर,
और के वी नया वाला नीचे। क्लियर है नहीं है? तो आपको ऐसे लिखा हुआ मिले, ऐसे लिखा हुआ मिले, ऐसे लिखा हुआ मिले, तीनों का एक ही मतलब है। लेकिन ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके ऊपर आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे क्वेश्चन फॉर्मेशन होते हैं वो मैं भी आप लोगों को करवाने वाला हूं। क्लियर है? चले आगे, सुनो जरा ध्यान से, अब देखते हुए चलो। देखो क्या बोल रहा है कि व्हेन द पीयू सिस्टम इज चेंज देन द बेस फ्रॉम ओल्ड बेस टू न्यू बेस। देखो यही कहानी आ गई है। क्या है कि आपका मान लो आप लोगों ने पहले कोई बेस मान रखा है ओल्ड बेस, अब आप लोगों ने बेस वैल्यू चेंज कर दी, नया बेस बना दिया, तो आपकी पीयू वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और ये किस तरीके से चेंज होती है उसी का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी डेवलप किया था। ओके, और देख लीजिए, मान लो एक्स ऑफ पीयू अगर आपको निकालना है तो वो आपका आई ऑफ एक्चुअल डिवाइड बाय क्या होता है? एक्स ऑफ बेस होता है। तो वी बी अपॉन आई बी करोगे, ऊपर पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सही बात है नहीं है? तो इसको आप क्या लिख सकते हो? ये वाला अभी अभी हम लोगों ने लिखा था। क्या होता है कि अगर आपने पीयू वैल्यू निकाली तो वो एक्स ऑफ एक्चुअल ऊपर आएगा आपका एस की बेस वैल्यू, नीचे आएगा वोल्टेज की बेस वैल्यू, और ये आप लोगों ने ओल्ड किस लिए लिख रखा है? क्योंकि अभी वाले बेस पे। अब मैंने इसको चेंज कर दिया और बेस वैल्यू मैंने नहीं मान ली। देखो एक्स ऑफ न्यू, एक्स ऑफ एक्चुअल, वीबी डिवाइड बाई वीबी का होल स्क्वायर, नया वाला एस बी डिवाइड बाई वीबी कर चुके हैं। देख लो फॉर्मूला फिर से, नया वाला बिल्कुल क्लियर है नहीं है? ये देखो, तो ये फॉर्मूला बेटा आप लोगों ने याद रखना ही रखना है कि एक्स ऑफ न्यू पीयू जो होता है वो आपका ओल्ड मल्टीप्लाई विद एस ऑफ बेस, नया वाला ऊपर पुराना वाला नीचे। लेकिन वोल्टेज में पुराना वाला ऊपर और नया वाला नीचे आता है। क्लियर है नहीं है? कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, याद रहेगा, बिल्कुल सही है। चले आगे, या आप इसको एमबीए में और केवी में भी लिख सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं।